नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी की सजा का शोर हावी है। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी। राहुल का मोदी समाज के अपमान वाला बयान जी का जंजाल बन गया, मुसीबत बन गया। 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। आज राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का फरमान भी मिल गया। एक तरफ इस पूरे मसले पर सियासी घमासान है, सड़क से लेकर संसद तक सियासी उबान है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं में गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। राहुल गांधी की सजा के मुद्दे पर कांग्रेस को विपक्षी दलों का साथ भी मिल रहा है। राहुल गांधी की सजा कैसे हिंदुस्तान की सियासत का टर्निंग पॉइंट लगातार बनती जा रही है, यह आज आपको बताऊंगा। आज कांग्रेस की बैठक में टीएमसी का शामिल होना कैसे बड़े संकेत दे रहा है, यह भी आपको समझाऊंगा। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। राहुल गांधी को अब अपना सरकारी घर भी खाली करना पड़ेगा। गांधी परिवार और कांग्रेस का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। हर किसी को पता है कि कांग्रेस के लिए यह मुद्दा कितना बड़ा है। यह बात भारतीय जनता पार्टी भी खूब समझती है और इस मुद्दे से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, अपनी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की बयानबाजी को आगे रखकर चल रही है। बीजेपी कैसे इसे ओबीसी समाज के अपमान से जोड़कर आगे बढ़ रही है, बीजेपी कैसे इस मुद्दे से सावरकर के सम्मान को जोड़कर चल रही है, यह आज आपको राष्ट्रीय आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर, एनकाउंटर, गाड़ी पलटना, कुछ ऐसे शब्द शामिल हो गए जो पलक झपकते ही फिजा बदल देते हैं। मामला अतीक अहमद से जुड़ा है। जैसे माफिया डॉन से जुड़ा हो तो शोर होना लाजमी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी में अतीक अहमद का 1300 किलोमीटर का लंबा सफर, सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। 26 मार्च की शाम से लेकर 27 मार्च की शाम तक अतीक अहमद का सफर मीडिया की सबसे बड़ी सुर्खियां बनी रही। उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद को लेकर गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल पहुंची। पुलिस का काफिला चारों राज्यों से होकर गुजरा। शाम से रात हुई, रात के बाद सुबह हुई, सुबह के बाद दोपहर हुई और दोपहर के बाद शाम हुई। सफर खत्म हुआ। कैसे पूरे सफर में सस्पेंस हावी रहा। अतीक अहमद के एनकाउंटर, एक्सीडेंट का डर हावी रहा। यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सफर, सस्पेंस और सियासत की पूरी खबर सुनाऊंगा और दिखाने की कोशिश भी करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मोदी समाज की मानहानि का मामला हिंदुस्तान की राजनीति में टर्निंग पॉइंट बनता नजर आ रहा है। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मोदी समाज के मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई। सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। सब कुछ कानून के दायरे में हुआ, सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ। बावजूद इसके बवाल लगातार जारी है, सियासी घमासान जारी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सजा और संसदीय जाने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस वक्त आमने सामने है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है, संस्थाओं के दुरुपयोग से जोड़कर देख रही है।
कांग्रेस इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस इस अडानी मुद्दे से जोड़कर भी देख रही है और विपक्ष के दूसरे दलों के नेताओं को लगने लगा ये एक्सट्रीम है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ ऐसा हो सकता है तो अगला नंबर किसी का भी आ सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को ओबीसी सम्मान से जोड़कर प्रोजेक्ट कर रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि वो सावरकर नहीं है, गांधी है। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी सावरकर के अपमान से जोड़कर देख रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी हो या कोई और हो, किसी को भी ओबीसी समाज की बेइज्जती करने की इजाजत नहीं है। कोई भी ऐसा करेगा तो कानून अपना काम करेगा, यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। कुछ ऐसे ही तर्कों के तीर चलाए जा रहे हैं। सियासी तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में देश के सामने रख रहा है, अपने पक्ष के माहौल बनाने में फिलहाल जुटा हुआ है। और पिछले 4-5 दिनों से सियासी घमासान लगातार जारी है। सोमवार को भी यानी आज भी यह घमासान जारी रहा। सोमवार को भी संसद का कामकाज नहीं हो सका। बजट का 10वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी की संसदीय जाने के साथ अडानी मामले पर सोमवार को विपक्ष ने ब्लैक प्रोटेस्ट किया। विपक्ष के ज्यादातर नेता काले रंग के कपड़े में नजर आए। विपक्ष के इस विरोध में 17 दल शामिल नजर आए। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंची। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। संसद में भी काला कपड़ा लहराया और सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामे की वजह से कोई कामकाज नहीं हो सका। संसद की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बेहद आक्रामक मूड में नजर आए। अलग अलग तरीके से अलग अलग मंचों से भारतीय जनता पार्टी पर वो हमलावर होते नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि लोकतंत्र का काला अध्याय, पहली बार सत्ता पक्ष संसद को ठप कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के परम मित्र के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। एकजुट विपक्ष जेसीपी की मांग कायम है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बताया कि काले कपड़े हमें आए हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। स्वतंत्र संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस किसी भी कीमत में अडानी के मुद्दे को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अडानी पर जेसीपी की मांग पर अड़ी हुई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान सुनवाना चाहता हूं, जो आज आगे बढ़कर मोर्चा थामते नजर आए। संविधान को बचाओ, कानून के तहत हुकूमत करो, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जब कानून को अब हाथ में लेंगे तो देश में डेमोक्रेसी बर्बाद हो जाएगी और किसी को आजादी नहीं रहेगी, ना बोलने की आजादी, ना अपनी कहने की आजादी नहीं रहेगी। इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो अडानी आज इतना बड़ा आदमी बन गया है, उसके बारे में सरकार क्यों चुप है कि इलीगल तरीके से अपने पैसे कमाए हैं, तो उसके बारे में हम जेपीसी। इन काले दिल वाले, इनके जो काले कारनामे हैं लोकतंत्र की हत्या का, उसके विरोध में जब हम सामने बैठेंगे और हम काला कपड़ा पहन के, काली घड़ी लगा के, काला कलम लगा के इनको ये संदेश देंगे, इस घड़ी को दिखा के कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। 2024 के बाद देश में लोकतंत्र आएगा और विरोधी पक्ष के लोग 3/4 बहुमत से सरकार बनाएंगे। तुम्हारा कहीं अता पता नहीं चलेगा। ऑपोजिशन को हम बराबर कहते कि एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये तानाशाह सारा देश को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सारा देश की खुद खत्म करने के मतलब सारा देश की लोकतंत्र को तहस नहस करके सारा देश के आम लोगों को अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। यही सरकार जो तानाशाही की सरकार है। तो ये तानाशाह से हिंदुस्तान को बचाने के लिए सबको एकजुट होना जरूरी है।
ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज नहीं बार बार कहे गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सजा का मामला हिंदुस्तान की सियासत में टर्निंग पॉइंट क्यों बनता जा रहा है। इस मुद्दे ने पहली तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर ला दिया। आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस, हर किसी की तरफ से एक सुर में इसका विरोध सुनाई दे रहा है। सोमवार को कांग्रेस की ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस का शामिल होना बड़ी खबर बनती गई। अपनी तक टीएमसी एकला चढ़ो की राह पर रही, कांग्रेस से अलग तीसरे मोर्चे की वकालत करती रही। पहली बार सोमवार को कांग्रेस की बैठक में शामिल होकर टीएमसी ने बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज संसद की कार्रवाई शुरू होने के पहले ये बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस के नेता, डीएमके के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, जेडीयू के नेता, बीआरएस के नेता, सीपीएम के नेता, आरजेडी के नेता, एनसीपी के नेता, सीपीआई के नेता, आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी और उसके अलावा 17 पार्टी शामिल हुई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस का शामिल होना बेहद खास माना जा रहा है और बजट सत्र में टीएमसी अब तक किसी भी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ नजर नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज कांग्रेस अध्यक्ष के चैम्बर में विपक्षी एकता की सबसे बुलंद तस्वीर नजर आई। टीएमसी नेताओं के आने पर खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस के अध्यक्ष की यह बयान सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। मैं तो सबको धन्यवाद देता हूं जो लोग इस एक मुहिम को उन्होंने सपोर्ट किया, इसीलिए मैं कल भी धन्यवाद दिया। आज भी सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जो लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और जनता के हिफाजत के लिए कोई भी आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और जो सपोर्ट करते हैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। राहुल गांधी की सजा के मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर गर्म हैं। पूरी पार्टी जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। संसद में कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाला तो सड़क पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज फिर से उतरे। जोरदार तरीके से राहुल के समर्थन में आवाज बुलंद की। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यूथ कांग्रेस की आवाज सुनवाना चाहता हूं कि इस देश का यूथ क्या कुछ कह रहा है। सुनिए आप। एवरी 3 डेज उनका बयान उन लोग ने अडानी को बचाना है, अडानी को बचाना है। तो इस तरीके के ओबीसी लेके आए जो कोई ओबीसी नहीं है। नीरव मोदी ओबीसी नहीं था, मेहुल चोकसी ओबीसी नहीं था, जो कंप्लेंटर है वो भी ओबीसी नहीं है। इनका क्या है, देश का जनता का दिमाग गुमराना, दोस्ती निभाओ, दोस्ती को बचाओ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रविवार को भी कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा के सामने एक दिन का सत्याग्रह का आयोजन किया गया। दिल्ली में पहले किया गया। राजघाट पर गांधी समाधि के पास प्रदर्शन होगा। अनुमति नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस ने राजघाट के सामने गांधी दर्शन स्मारक के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इकट्ठे हुए। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सजा और संसद सदस्य जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है।
कांग्रेस के लिए किसी सियासी भूकंप से कम नहीं, जिसका केंद्र तो दिल्ली में है, लेकिन झटके हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में महसूस किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक इसकी धमक सुनी जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी का साल 2019 में दिया गया एक बयान उनके गले की फांस बन गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार की एक सभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। राहुल गांधी के इसी बयान ने बीजेपी को बड़ा करने का मौका दे दिया। इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पुणेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया। पुणेश मोदी का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। उनके वकील के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी देने की जो बयान की मंशा थी गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, आवाज उठाई थी। इसी मसले में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को गुरुवार के दिन दोषी करार दिया। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट एचएस वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी की आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके कुछ देर के बाद उसी कोर्ट ने उसी दिन राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत दे दी। मानहानि के मामले में देश में 2 साल की जेल अधिकतम सजा मानी जाती है और सजा के ऐलान के 26 घंटे के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था, कोई भी सांसद हो या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए गए तो जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। राहुल गांधी अब संसद सदस्य नहीं है। राहुल गांधी के तेवर ये बता रहे हैं कि वो केंद्र की सरकार पर हमला तेज करने वाले हैं। राहुल सियासी लड़ाई बेशक जारी रखें, उन्हें कानूनी मोर्चे पर भी मुस्तैद रहना होगा। जरा सी ढील राहुल गांधी की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा सकती है। राहुल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊपरी अदालत में बरकरार रखती है तो वो अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वो 6 साल के लिए अयोग्य रहेंगे। जाहिर है ऐसा होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा और राहुल गांधी इस वक्त विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की रणनीति क्या कहती है। साल 2024 के चुनावी महासंग्रामों के लिहाज से सभी आगे कैसे बढ़ते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद के गतिरोध रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रियों की बैठक भी की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। आज भी बीजेपी नेता अपने उसी स्टैंड पर नजर बनाए हुए हैं। ओबीसी समाज के सम्मान के साथ आज सावरकर का मुद्दा भी गर्म है। बीजेपी ने आज सावरकर के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। राहुल की सजा वाले इस मुद्दे को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछड़ों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और पिछड़ों का अपमान करने का, अपशब्द बोलने का काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो तीन चार बार पहले क्यों माफी मांग चुके हो? चौकीदार चोर है उसमें क्यों माफी मांग चुके हो? न्यायालय कोई बात को नहीं मानोगे। न्यायालय ने जब निर्णय दे दिया तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करोगे और आरोप लगा रहे हैं कि सरकारें सजा दे रही। सरकार कभी सजा देती है क्या? सजा तो कोर्ट देता है। काले कपड़े पहन रहे हैं, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं?
क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्या जिस कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कन्विक्ट किया है, उसके खिलाफ प्रदर्शन था? राहुल गांधी की सजा वाले मुद्दे पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रही है। फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता कि यह हंगामा इतनी जल्दी शांत होने वाला है। आगे आगे देखते होता है क्या। बहरहाल आज दूसरी बड़ी खबर का जिक्र करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के बड़े अपराधियों की लिस्ट में अतीक अहमद का नाम शामिल है। जिन दबंगों ने अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति की दुनिया में कदम रखा, नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई, उस लिस्ट में आज अतीक अहमद का नाम शुमार हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वजह है कि अतीक अहमद 5 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद। माफिया डॉन अतीक अहमद से जुड़ी हर खबर बड़ी हो जाती है। आज शाम 5:30 बजे तक जब अतीक ने प्रयागराज के नैनी जेल में कदम रखा, तब जाकर हंगामा शांत हुआ और पिछले 24 घंटे से जारी बवाल पर विराम लग गया। अतीक अहमद को 26 मार्च की शाम 5:45 बजे से करीब गुजरात की साबरमती जेल से लेकर उत्तर प्रदेश चली गई, इलाहाबाद चली गई, प्रयागराज चली गई। करीब 24 घंटे के बाद 27 मार्च की शाम 5:30 बजे तक उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद को लेकर नैनी जेल पहुंची और पिछले 24 घंटे तक यह खबर बनी रही, तनी रही। अतीक अहमद को लेकर निकला पुलिस का काफिला मीडिया की सुर्खियां बना रहा। शाम से रात हुई, रात से हर पहर पर मीडिया के कैमरों की नजर रही, रात से सुबह हुई, सुबह से ही हर चैनल पर अतीक अहमद की खबर छाई रही, हर स्क्रीन पर खबर तनी रही, बनी रही और गुजरात से निकला काफिला चलता रहा। तेज रफ्तार से उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता चला गया। पल पल की खबर पर तमाम टीवी चैनल्स की नजर बनी। काफिला रुका, काफिले के रुकने में क्या हुआ, कितने घंटे रुके, कितने मिनट रुका, काफिला फिर चढ़ पड़ा। काफिले की गाड़ी का एक एक्सीडेंट भी हुआ, गाड़ी की टक्कर से एक बछड़े की मौत की खबर भी आई थी। लेकिन खबर 24 घंटे काफिले से जुड़ी, पल पल की खबर, हर खबर पर हर किसी की नजर बनी रही। वो खबर नहीं आई जिसका इंतजार था। कोई सांस रोके कर रहा था, हर कोई किसी को लग रहा था कि अब एक्सीडेंट हो जाए, अब गाड़ी पलट जाए, ऐसा कुछ होगा, शायद अब अतीक का एनकाउंटर हो जाए। साबरमती की जेल से अतीक को दिल्ली लेकर निकली, माफ कीजिएगा, साबरमती जेल से नैनी जेल के लिए निकली पुलिस की गाड़ियों ने 1300 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। गुजरते हर किलोमीटर पर चर्चा का दौर जारी रहा, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो। 4 राज्यों से होकर पुलिस का काफिला गुजरा। हर राज्य से सस्पेंस गहराता गया और काफिले का रूट गुजरात की साबरमती जेल से उदयपुर होता हुआ चित्तौड़गढ़ पहुंचा। कोटा, शिवपुरी, झांसी, जालौन, बुलंदखंड एक्सप्रेसवे, बांदा, चित्रकूट होते हुए यह प्रयागराज का सफर हुआ। लेकिन रास्ते में कुछ नहीं हुआ। करीब 7 जगह पर यह काफिला रुका। हादसे के डर ने हर किसी को बेचैन किया दिया। पहला पड़ाव उदयपुर हुआ, रात 9:20 15 मिनट यह काफिला यहां पर हुआ। और दूसरा पड़ाव चित्तौड़गढ़ रहा, रात करीब 1 बजे 4 मिनट के लिए काफिला रुका। तीसरा पड़ाव मेनाल, रात करीब 3 बजे 5 मिनट के लिए रुके। चौथा पड़ाव कोटा रहा, सुबह 4 बजे के करीब 4 मिनट ये काफिला रुका। और 5वां पड़ाव शिवपुरी रहा, सुबह करीब 7:15 बजे के करीब 7 मिनट तक ये रुके। और छठा पड़ाव झांसी रहा, करीब 9 बजे के करीब सबसे ज्यादा तक रुका, 1 घंटे 20 मिनट यहां गाड़ियां रुकी रही। 7वां पड़ाव जालौन रहा, 12:12 15 मिनट से रुके सब लोग। हर पड़ाव पर मंथन का दौर तेज हो गया, एनकाउंटर या फिर गाड़ी पलटने के लिहाज से। हर पड़ाव पर अटकलों का बाजार गर्म रहा और लगातार हर किसी की नजर टीवी चैनल्स पर बनी रही, हर किसी की बनी रही कि आखिर अतीक का क्या होगा। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आए अतीक अहमद से जुड़ी ऐसी कोई भी खबर नहीं आई। सब कुछ ठीक ठाक रहा, खत्म हो गया। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अतीक अहमद को सकुशल नैनी जेल पहुंचा दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस बीच इतना जरूर हुआ था कि अतीक अहमद को अपनी मौत का डर सताता रहा। अतीक अहमद की सांसें अटकी रहीं। अतीक अहमद के परिवार वालों का हाल बेहाल रहा। उन्होंने टीवी के सामने कई बातें कही,
अतीक अहमद के भाई की बातों से अतीक की मौत का डर दिखा, अतीक की बहन की बातों से माफिया डॉन की मौत का डर दिखा। तमाम सबूत सामने आए। अतीक अहमद का करीब पूरा परिवार अपराध की दुनिया से इस वक्त जुड़ा हुआ है। इतने बड़े अपराधी के दिल में मौत का खौफ है। अपराधी से जुड़े हर शख्स के जहन में माफिया की मौत का डर है। साफ इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का मकसद कामयाब रहा। साफ लगता है कि जिस मकसद से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह पूरा प्लान तैयार किया था, सड़क के जरिए अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाने का प्लान बनाया, वो प्लान कामयाब रहा। बिना किसी एनकाउंटर वाली खबर, गोलियों की आवाज के, बिना किसी गाड़ी पलटने वाले धमाके के, सबको यह संदेश गया कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज लॉ एंड ऑर्डर को क्लियर है। अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं की मौज नहीं है, माफियाओं को डर सताने लगा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इसी का शोर लगातार सुनाई दे रहा है। एनकाउंटर और गाड़ी पलटने की घटनाओं पर जोरदार सियासी घमासान सुनने को मिला। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए किस तरीके से अतीक अहमद को लेकर अलग अलग बयान दिए जाए। अब ना गाड़ी पलटेगी ना कोई वहाँ पे एक्ट होगा, ये हमें उम्मीद है। और ये बातें किसने करी थी? ये तो एक मंत्री ने कहा था गाड़ी पलट सकती है, एक एमपी ने कहा था, मुख्यमंत्री। मैं अतीक के गुनाहों के पर पर्दा नहीं डाल रहा हूँ। जो भी गुनाह किया सजा दीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए, नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन कानून के तहत ही दीजिए और ये ना हो कि गाड़ी पलटे। एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया जो होते हैं वो संविधान से बंधी होती है और उसके तहत जो कानूनी प्रक्रिया के तहत मिट्टी में मिलाया जाएगा जिसमें उनको जेल होती है। बिना गोलियों की गूंज के, बिना एक्सीडेंट वाले धमाके के कुछ मैसेज ऐसे दिए जा सकते हैं। अपराधियों, माफियाओं को कानून का डर होना चाहिए, सिस्टम का डर होना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, सिस्टम से ऊपर कोई नहीं है। इसीलिए कोई भी गलती करते वक्त, अपराध करते वक्त आपको यह तैयार रहना चाहिए कि आने वाला कल आपके खिलाफ होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।